जब मेरा यौवन था तो उसको मैं भूल चुका, बहुत समय हो गया। और जो आपका युवा काल है उसके अंदर इतना परिवर्तन आ चुका है कि मुझे कई चीजों का ज्ञान भी नहीं है। लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन है, मैं जब युवा भी था और आज भी एक चीज का मैंने देखा, वो हमेशा आपके साथ चलती है, आपको पता हो या ना हो, आप कॉन्शियस हो या ना हो, चीज बहुत छोटी है लेकिन वो आपके जीवन की लोकाई को डिटरमिन करती है, उसकी गति और उसका क्या अंत में वो कहां पहुंचेगी इसका निर्णय करती है। वो होती है आपके निर्णय लेने की क्षमता। आप सभी निर्णय लेते हैं। युवा को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे निर्णय और बड़े निर्णय करने पड़ते हैं, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे छोटी सी बात से और बड़े बड़े निर्णय आप लोगों को ही लेने पड़ेंगे। भारत तो विकसित होगा ही। भारत जिस गति और जिस रफ्तार पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको ले आए हैं, यह एक ऑटो मोड में भी चलेगा और विकसित हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि इस विकसित भारत का नेतृत्व कौन करेगा, वो कितने सक्षम होंगे। और नेता की सबसे बड़ी शक्ति जो होती है, सबसे बड़ा हुनर, सबसे बड़ी योग्यता वो होती है कि वो सही निर्णय लेता है, समय पर निर्णय लेता है और अपनी पूरी आस्था और उसके साथ उन निर्णयों पर कार्यान्वित करता है। तो अगर आपको भारत के विकसित भारत का नेता बनना है, किसी भी क्षेत्र में हो, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो, आपको निर्णय लेने पड़ेंगे और यह निर्णय लेने की क्षमता आपको अभी से विकसित करनी पड़ेगी। आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, आप भारत के जागृत युवक हैं। निर्णय कैसे लें, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बताते हैं। मैं उस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं, आप जब निर्णय लें तो आज के लिए नहीं, अपने आने वाले उस भविष्य के लिए निर्णय लें। दूरदर्शी भाव से निर्णय लें। आज का निर्णय तो लगता है कि ठंड बहुत है, रजाई में बैठे रहें, लेकिन अगर आपको कंट्री को रिप्रेजेंट करना है तो आपको लगता है नहीं, मुझे 4 बजे दौड़ने के लिए जाना ही चाहिए, मुझे अपनी फिजिकल फिटनेस रखनी चाहिए। अभी 1 जनवरी को कई लोगों ने बहुत सारे निर्णय लिए होंगे। कल से पक्का सोशल मीडिया नहीं देखूंगा, टाइम खराब नहीं करूंगा, जिम में रोज जाऊंगा, खूब दिल लगा के पढ़ाई करूंगा। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अपने निर्णयों को दूरअंदेशी से करें। हर निर्णय को लेने के साथ ये सोचें कि इस निर्णय के बाद मेरा अगला निर्णय क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। एक कदम उठाने से पहले अगले 2 कदम की सोचें। जीवन के अंदर में ड्रीम्स से जीवन नहीं बनते, पर ड्रीम्स उनको एक दिशा देते हैं, आवश्यक है। उन ड्रीम्स को डिसीजंस में बदलना पड़ता है और उन डिसीजंस को लाइफ की रियलिटीज में बनना पड़ता है। कुछ लोग जो इसे कर पाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त होती है। बाकी लोग ड्रीम्स से और डिसीजन तक के
कुछ वहाँ खो जाते हैं, कुछ डिसीजन से इम्प्लीमेंटेशन तक में भटक जाते हैं, तो गंतव्य तक नहीं पहुंचते। आप सब लोगों में असीम संभावनाएं, आप में यौवन की ऊर्जा है, आप में बड़े बड़े सपने हैं, आप में वो शक्ति है, आप में वो प्रवाह है जो ये कहता है कि मैं समुद्र को पी जाऊंगा, मैं दुनिया को बदल डालूंगा। उस तरह की शक्तियों को लेकर आप आए और आप बहुत भाग्यवान हैं कि आप उस भारत में पैदा हुए, एक स्वतंत्र भारत में। ये स्वतंत्र भारत हमेशा ऐसा नहीं था जितना स्वतंत्र आपको दिखाई देता है। सदियों तक हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत कुर्बानियां सही, बहुत अपमान सहे, बहुत असहायता के दौर से गुजरे। कई लोगों को फांसी चढ़नी पड़ी, भगत सिंह को फांसी के फंदे को स्वीकार करना पड़ा, सुभाष बोस को जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, महात्मा गांधी को सत्याग्रह करना पड़ा और अनगिनत लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी। ये संघर्ष चलता रहा। हमारे गांव जले, हमारी सिविलाइजेशन को समाप्त किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम एक मूक दर्शक की तरह असहाय होकर इसको देखते रहे। ये इतिहास हमें एक चुनौती देता है कि ये उस भारत का आज हर युवक के अंदर वो आग होनी चाहिए कि मैं, प्रतिशोध शब्द अच्छा तो नहीं है, लेकिन प्रतिशोध भी अपने में एक बड़ी भारी शक्ति होती है। हमें अपने इतिहास का प्रतिशोध लेना है। हमने इस देश को फिर वहां पहुंचाना है जहां पर हम अपने हक, अपने विचार और अपनी आस्थाओं के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें। हमारी एक बड़ी विकसित सभ्यता थी। हमने किसी के मंदिर नहीं तोड़े, हमने कहीं जाकर लूटा नहीं, हमने किसी बाहर के लोगों के ऊपर आक्रमण नहीं किया, जबकि सारी दुनिया बहुत पिछड़ी थी। परंतु क्योंकि हम अपनी सुरक्षा और हम अपने आप को समझ नहीं पाए कि हम को क्या खतरे हैं, हम उनके प्रति उदासीन रहे, तो हमें इतिहास ने एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या उस सबक को हम याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल जाएंगी तो ये इस देश का सबसे बड़ा ट्रेजेडी होगी। सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर में एक बहुत बूढ़ा रवि रहता था, यू। वहां का जो बिशप था वो दोनों बहुत दोस्त थे। तो एक दिन बिशप उसके घर पे आया तो रवि जो था करीब 80-85 साल का था, तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, रवि क्या बात है, आज तुम उदास लग रहे हो? नहीं, उसने कहा सोच रहा था। उसने कहा क्या सोच रहे थे? उसने कहा मैं ये सोच रहा था कि जूस का क्या होगा। उसने कहा देखो पिछले 2000 सालों से तुम संघर्ष कर रहे हो, 2000 सालों से यात्राएं सह रहे हो, 2000 सालों से तुम्हारे ऊपर इतनी अधिक वो हुई, प्रोग्राम थे दुनिया में, क्या तुम्हें इस बात का रोना आ रहा है? उसने कहा नहीं, मुझे इस बात का रोना नहीं आ रहा। मेरे विचार में यह ख्याल आया कि इन हजारों सालों तक संघर्ष की जिस परंपरा से, जिस आग को जिंदा रखा है, कहीं आने वाली पीढ़ियां इसको भूल तो नहीं जाएंगी, और भूल तो नहीं जाएंगे कि हमें अपने आप को फिर से शक्तिशाली बनाना है, अपनी रक्षा करनी है।
ये भाव था, ये बड़ा पावरफुल सेंटिमेंट है। और हमें अपने उस सेंटिमेंट से ही प्रेरित होना चाहिए। कई सारी ऐसी बातें होती हैं हमारे ऊपर, कई सारे इस तरह के आघात होते हैं जिससे हमें लगता है अगर हमारे साथ में अन्याय हुआ है, अगर हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, हमारे गांव जलाए गए, हमारी मातृशक्ति का अपमानित किया गया, तो इसका हम भी अपने आप को इतना मजबूत करेंगे, हर रूप से, आर्थिक रूप से, रक्षात्मक रूप से, टेक्नोलॉजी के रूप से, हर क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है। तो मैंने ये बताया कि आवश्यक है कि आप जीवन में सही निर्णय लें और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ाएं। मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि आप लोग काफ़ी चाहते हैं। मैं एक दूसरी बात में कुछ कहना चाहता हूँ। प्रश्न इस बात का ये जरूरी है कि आप सही निर्णय लें, लेकिन सही निर्णय लेने के बाद भी वो निर्णय पर आदमी चल नहीं पाता। इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू टेक राइट डिसीजंस, बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट यू मेक योर डिसीजंस राइट। आपने अगर निर्णय लिया तो आप उसे सही बनाइए, और डिसीजंस राइट बनाने में ही कठिनाई होती है, वहीं पर संघर्ष करना पड़ता है। इस अपने डिसीजंस को जो आप लेते हैं उनको राइट करने के लिए आपको खटना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, मिटना पड़ता है, जल तिल तिल भर के जलना पड़ता है और लंबे समय तक चलना पड़ता है। एक दिन में सपने पूरे नहीं होते, एक किसी काम को करने से मंजिल नहीं मिलती। ये छोटे छोटे कई काम होते हैं जो आपको करने हैं। देखिए, मोटिवेशन टेम्पररी होता है, जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन कुछ क्षण, कुछ घंटे, कुछ दिन आपके साथ रहता है। आपका डिसिप्लिन इंड्योरिंग होता है, वो आपके साथ रहता है। उस मोटिवेशन को परिवर्तित करना पड़ता है, अपनी लाइफस्टाइल में परिवर्तित करके उसको डिसिप्लिन में लाना। जब आपके जीवन का वो भाग हो जाता है तो कुछ दिनों में वो आपका आदत हो जाती है और फिर वो परमानेंट हो जाता है। आप सोचते हैं कि मुझे सवेरे 3:30 बजे या 4 बजे उठना चाहिए। पहली बार शायद आप किसी बात से मोटिवेट हुए होंगे कि किसी ने कहा होगा कि आप अगर सवेरे उठते हैं, आप अगर अपना फिजिकल फिटनेस ठीक रखते हैं, आप योगा करते हैं, समय लगता है उसके लिए, आप 9 बजे उठ के नहीं कर सकते। आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, तो 3 दिन तो आपने किया, चौथे दिन आप भूल गए। लेकिन अगर आप में डिसिप्लिन आ जाता है तो फिर ये हो जाता, और अगर वो आपका नेचर बन जाता है तो फिर जीवन भर आप ये करते रहते। तो अपना मोटिवेशंस को अपने डिसिप्लिन में परिवर्तित करें, ये एक इंपॉर्टेंट टिप है। ये भी बहुत जरूरी है कि जब आप निर्णय लें तो इसमें जो काम करना होता है उसको पोस्टपोन करने की आदत मत डालें। अगर कोई काम करना है तो वो अभी करना है, आज ही करना है। मैं इसको आधे घंटे के लिए नहीं पोस्टपोन करूंगा। अगर आपने उसको पोस्टपोन किया तो ये भी हैबिट फॉर्मिंग होता है, यह आपकी आदत बन जाएगी और आप जीवन में अच्छे कामों को करने की इच्छा तो होगी, लेकिन आप उसे पोस्टपोन करते जाएंगे। पोस्टपोन मत करिए। दूसरी बात, कभी कभी किसी कारणों से व्यवधान हो भी जाए तो डोंट क्विट। टेनेसिटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पावर। आपकी लगन, उस लगन के साथ में लगे रहें, क्विट मत करें, सरेंडर मत करें। कष्ट आएगा, रुकावटें आएंगी, तकलीफें आएंगी, ठहरना होगा तो ठहरेंगे, लेकिन ना अपनी मंजिल छोड़ेंगे, ना अपना रास्ता बदलेंगे। आगे बढ़ेंगे तो पूरे जोश के साथ बढ़ेंगे।
और एक बहुत बड़ी बात है कि अपने ऊपर विश्वास मत छोड़ें। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, पुराना धर्म कहता है नास्तिक वो है जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता, नया धर्म कहता है नास्तिक वो है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता। यदि आपको ईश्वर पर विश्वास है तो अपने पर विश्वास करना सीखिए। आप इसको कर सकते हैं। ये शक्ति आप में अपने आप आ जाएगी अगर आप अपने आप को ये करेंगे। मैं आपसे ये सब क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि आप भविष्य के नेता हैं। अगर आप भविष्य के नेता हैं तो आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे तो आपको उन डिसीजंस को कामयाब बनाने के लिए पूर्ण आस्था, पूरी कमिटमेंट, पूरी मेहनत, पूरी लगन के साथ समर्पित होना पड़ेगा। लेकिन इसका एक और कारण भी है जो मैं ये बात आपसे कह रहा हूं। ये बात सही है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये मेरे 81 साल के जीवन का अनुभव है और आप लोगों को गुमराह करने से बड़ा पाप मैं कोई नहीं कर सकता। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ये मेरे अनुभव के आधार पर भी है और मेरा अनुभव मेरे अपने जीवन का नहीं और हजारों लोगों के साथ जो मेरे जीवन का अनुभव है उस पर भी। जब आप अपने आप को इस तरह से ढालते हैं, 5 साल का टाइम दीजिए, केवल 5 साल, कि मैं जो निर्णय करूंगा उस पर अटल रहूंगा। 5 साल अगर आपने यह काम किया, आप में एक अद्भुत एनर्जी पैदा होती है। वो होती है आपकी विल पावर। और ये सब जो मैं कह रहा था वो इसलिए कह रहा था, सही निर्णय लें, निर्णय पर अटल रहें, ताकि आप में वो विल पावर पैदा हो सके। और वो विल पावर क्या होती है, मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। 11 अप्रैल 2011 को हमारे कंट्री की एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी, उनका नाम था अरुणिमा वर्मा। वो वॉलीबॉल के टूर्नामेंट से आई और अपनी परीक्षा देने के लिए दिल्ली से लखनऊ जा रही थी। बरेली के पास कुछ डकैतों ने उस पर हमला कर दिया और लोगों से सामान लूटने लगे। अधिकतर लोगों ने दे दिया। उसके गले में चेन थी, उन्होंने चेन खींचने की कोशिश करी, उसने रेजिस्ट किया, उसने नहीं दी चेन। उन लोगों ने उसे ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वो बहुत बुरी तरह से लहूलुहान हो गई। दुर्भाग्य देखिए, उसी समय दूसरी ओर से एक ट्रेन आ रही थी और वो ट्रेन से उसका पांव कट के अलग हो गया। रात के 2 बजे का समय था। उस पटरी के ऊपर कई बड़े बड़े चूहे थे, वो उसके मांस को खाने लगे। वो वेदना में कराह रही थी पर कोई नहीं था। उस सुनसाने में, उस वीराने में कोई नहीं था। वो लहूलुहान, उसका बहुत खून बह चुका था। सवेरे लोग वहां पहुंचे तो उसको उठाया, ले गए। नेशनल प्लेयर थी, दिल्ली लाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में उसका उपचार हुआ। और उसकी पूरी टांग काट दी गई, एम्प्यूट करनी पड़ी। वो बिल्कुल एक विकलांग होकर अपने घर में पड़ी थी। लेकिन उसने इरादा किया
कि नहीं, मैं विकलांग नहीं, मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगा। डॉक्टर्स ने कहा कि इस तरह की टांग से तो कोई चढ़ ही नहीं सकता, और इसको भी स्टेबलाइज होने में तो कई साल लग जाएंगे। उसने कहा नहीं, मैं तो आज ही से प्रैक्टिस करूंगा। 13 मई 2013 को उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी, पहली एक पांव न होने वाली महिला में, एक आर्टिफिशियल उसके साथ में, और वही नहीं, सबसे पहले चढ़ी टॉप पर। जो पूरा गैंग ग्रुप था उसके अंदर में वही बेस कैंप से सबसे पहले आती थी। क्या था उसके अंदर? फिजिकल स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज, टैलेंट। इस सबसे ज्यादा उसके अंदर वो विल पावर थी। और वो विल पावर उसके साथ में एक दिन में नहीं आई। जब उसके जीवन को लोगों ने पढ़ा, समझा, उसने बचपन से ही अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा की थी कि जो उसकी स्ट्रॉन्ग विल पावर थी। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस 5 साल के शेड्यूल को फॉलो करें। इसके लिए नहीं कि निर्णय सही होंगे, इसके लिए नहीं कि निर्णयों को आप निर्णय कर पाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी, वो तो मिलेगी, लेकिन उस कमिटमेंट, उसके साथ में, रिगर के साथ में, उस डिसिप्लिन के साथ में अगर आप अपना जीवन जिएंगे तो आपके अंदर एक बहुत स्ट्रांग विल पावर पैदा होगा। और वो विल पावर एक इतनी बड़ी शक्ति होती है कि आप जो चाहोगे वो कर सकते हो। आप उसकी इच्छा करोगे, वो इतना बड़ा फोर्स मल्टीप्लायर होता है कि वो आपकी फिजिकल एनर्जी, मेंटल कैलिबर, मेंटल टैलेंट वगैरह, एवरीथिंग एल्स, वो सब को जीतती हुई आप देखोगे कि जीवन में ये असंभव चीजें क्यों होती हैं। अब तो मेरे अंदर इतनी शक्ति रह भी नहीं, अब तो शायद मैं नहीं इसके काबिल हूं, लेकिन वही हो जाता है क्योंकि आपके अंदर वो ये डोरमेंट शक्ति ईश्वर अपने द्वारा बनाए हुए हर इंसान में देती है, लेकिन 99% की बिना जागृति खत्म हो जाती है। कुछ लोग इसे जागृत करते हैं और वो अपने डिसिप्लिन से और उसको अपना नेचर बनाकर जागृत करते हैं। आप अपनी उस इच्छा शक्ति को बढ़ा सके, वही इच्छा शक्ति एक राष्ट्रीय शक्ति बनती है। लड़ाइयां क्यों लड़ते हैं हम लोग? कोई हमसे साइकोपैथ थोड़ी हैं कि दुश्मन की लाशें हों, डेड बॉडीज पड़ी हों, कटे हुए कटे हों तो हमें कोई बहुत संतोष या बहुत सुकून मिलता है। इसके लिए नहीं रहती लड़ाई। लड़ाइयां लड़ी जाती हैं किसी देश के मनोबल को तोड़ने के लिए, ताकि उसका मनोबल इतना टूट जाए कि वो हमारी इच्छाओं के अनुसार संधि कर सके, हमारी बात को मान सके, जो हम चाहते हैं वो उसे प्राप्त कर सके। जब आप लोगों में इच्छा शक्ति होगी तो राष्ट्र का मनोबल बनेगा। द विल ऑफ द नेशन जिसे कहते हैं कि जिसके लिए लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। आज भी आप देख लें, जितनी भी लड़ाइयां हो रही हैं, जितने भी संघर्ष हो रहे हैं, कोई ना कोई कंट्री अपनी बात को दूसरी के ऊपर में थोपना चाहता है, उसके लिए वो शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप इतने शक्तिशाली हैं कि कोई इसको ना कर सके तो आप हमेशा स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास में सब कुछ है लेकिन वो मनोबल नहीं है तो आपके अस्त्र शस्त्र सब बैठे रह जाएंगे। और उसके लिए चाहिए नेतृत्व। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि देश में ऐसा नेतृत्व है, एक ऐसा नेतृत्व जिसने 10 साल में देश को कहां से कहां पहुंचाकर एक ऑटो बोर्ड में ले आए। उनकी कमिटमेंट, उनकी मेहनत, उनकी टोटल डेडिकेशन हम सब के लिए एक आदर्श है। देखिए, नेपोलियन बोनापार्ट एक बड़ा भारी योद्धा था। यह आपके लिए रेलेवेंट है क्योंकि आप लोग नेता हैं कल के, आप लोगों ने नेतृत्व करना है।
कोई आर्मी का जनरल बनेगा, कोई इंटेलिजेंस का चीफ बनेगा, कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर होगा, कोई बड़ा बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कोई बहुत अच्छा डिप्लोमेट होगा, कोई राजनीतिक नेता भी होंगे कुछ लोग। नेपोलियन एक बात कहता था, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ 1,000 lions led by a sheep, but I am afraid of 1,000 sheep led by a lion. अगर हम 3,000 लॉयन पैदा कर दें, नेपोलियन कहता था मुझे 1,000 शेरों की फौज से डर नहीं लगता अगर उसका नेतृत्व एक भेड़ का बच्चा कर रहा हो। लेकिन अगर भेड़ों की फौज होगी, पर अगर भेड़ों की फौज का भी नेतृत्व करने वाला एक शेर होगा तो मुझे उससे बहुत डर लगता है। क्या इस भारत मंडपम में बैठे 3,000 शेर पैदा कर सकते हैं? 3,000 वो लोग कर सकते हैं। अगर आप नेतृत्व करेंगे तो देश पीछे चलेगा। जहां आप ले जाएंगे देश वही जाएगा। आज देश कहां जा रहा है? इसकी कल्पना, जिसने इसकी कल्पना करी, मोदी जी ने इसकी कल्पना करी। एक संघर्ष क्या है, एक टीम, जो भी इतना सारा, इतनी मेहनत, इतनी लगन, इतनी कमिटमेंट, इतनी इमेजिनेशन के साथ में, इतना डिसिप्लिन है कि वो भी एक तरह से ऑटो मोड पर डिविनिटी के साथ चलते हैं। कहां से विचार आते हैं, नए नए विचार किसी भी क्षेत्र में। हम लोगों का तो थोड़ा स्पेशलाइज फील्ड है, उसमें भी मैं देखता हूं हमेशा उनको कोई एक नया विचार, एक नया वो आता है उस विल पावर से, उस टोटल कमिटमेंट से, उस पूरी की पूरे समर्पण से। आप बहुत भाग्यवान हैं। आप एक उस भारत के तो देखेंगे जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। जब आप अपने यौवन में, जब आप अपने उसके आगे अपनी मेहनत और लगन से आगे पहुंचेंगे तो उसके बाद आप देखेंगे एक बहुत बड़े भारत की आप होंगे। लेकिन ये पहली बार नहीं होगा कि भारत के इतिहास में ऐसा हुआ। जब जापान का उदय हुआ तो वेस्ट के अंदर भी एक बड़ी बहस चली कि क्या एशियन कंट्री कोई जो है वो वेस्टर्न कंट्री से आगे निकल सकता है। तो मैलिस एंडरसन करके एक हिस्ट्री के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर में एक हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, उनसे कहा गया कि एक स्टडी की जाए कि ये इकोनॉमी जो है इसका क्या इतिहास है। तो मैडिसन ने किताब लिखी जिसका नाम है वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमी, और उसने वो फर्स्ट सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक लिखी। और उसमें उसने कहा कि इसमें से 1700 साल तक अधिकतर इंडिया की, नहीं तो कभी कभी चाइना की इकोनॉमी ही वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमीज थी। और बड़ी नहीं थी कि टुगेदर इन दोनों के बीच में लगभग 55 to 60% इकोनॉमिक पावर थी, बाकी सारी दुनिया में 40%। भारत ने बहुत बड़ी बड़ी सक्सेसेस दी थी। हमें 150-200 साल लगते हैं। ऐसे कई बड़े कालखंड आए हैं जिसमें वो अपनी पराकाष्ठा पर था, साइंस की, टेक्नोलॉजी की, आर्थिक विकास की। लेकिन हम वहां से गिर भी सकते हैं। देयर इज नथिंग परमानेंट इन लाइफ। आपको अपने हर दिन की, हर उसकी रक्षा प्रतिदिन करनी पड़ती है। ये एक परपेचुअल स्ट्रगल होता है। नेशनहुड और राष्ट्र को मजबूत रखना ये एक निरंतर संघर्ष है, जैसे कि आपका भी संघर्ष निरंतर है। ये कभी समाप्त नहीं होता। आखिरी सांस तक आपका जीवन तब तक सार्थक है जब तक आप सोचते हैं कि मेरे लिए करने के लिए कल भी कुछ है। अगर आपके पास कल कुछ नहीं है तो आपका जीना बेकार है। आप सोचते हैं और जो कल मैंने करना है वो डिसिप्लिन
आपके अंदर वो इच्छा शक्ति पैदा कर देगी, उसके लिए शक्ति भी आएगी, समय भी होगा, संयोग भी होगा और आप उसे कर भी पाएंगे और आप कामयाब हों। मेरी यही शुभकामनाएं आप लोगों को, मेरा बहुत बहुत। आप भारत के भविष्य हो, के कर्णधार हो, आप लोग फले फूले। मेरे देखिए, सवाल जितना मैं समझा हूं कि आपको क्रिटिकल डिसीजंस जब आप लें तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे आप क्रिटिकल डिसीजंस को सही ले सकते हैं। अगर आप कभी ये कल्पना करें कि मैंने शरीर छोड़ दिया है और अब मैं ऊपर से देख रहा हूं अपने आप को, और किसी ने ये डिसीजन लिया है, तो ये मेरे देश के लिए, मेरे समाज के लिए, आने वाले भविष्य के लिए इसका वो क्या होगा। इसका मतलब आप एक ऑब्जेक्टिविटी के साथ जब आप डिसीजन लें तो सेल्फ को उसे हटा दें। सेल्फ भी इंपॉर्टेंट है, बाद में लाएं। पहले किसी भी डिसीजन को लेने से पहले ये प्रश्न पूछें, इसमें मेरा कोई सेल्फ इंटरेस्ट तो नहीं है। चेकलिस्ट है ये। दूसरी बात, मुझे डर तो नहीं लग रहा है। अगर लगे कि ये डिसीजन मैं किसी डर से कर रहा हूं तो छोड़ दो उसको, वो भी क्रॉस है। लालच, मुझे कोई लालच तो नहीं। जब आप अपने आप को एक ऑब्जेक्टिव तरीके से, अपने बिल्कुल डर, इसे कहते हैं साक्षी भाव, साक्षी भाव से आप इसको देखते हैं तो आपके डिसीजन मेकिंग क्षमता में एक चीज आती है, क्लैरिटी। फिर आप क्लैरिटी देखते हैं, फिर नेक्स्ट सवाल आता है, व्हाट इज दिस कॉस्ट। अगर मैं निर्णय लेता हूं तो क्या मेरे 1000 आदमी मारे जाएंगे, या इस ब्लास्ट के अंदर में मेरे 5 आदमियों को नुकसान होगा, या मेरे देश की 50 किलोमीटर धरती जा सकती है। फिर आप सोचते हैं क्या मैं इस कॉस्ट को अफोर्ड कर सकता हूं, क्योंकि मैं रिस्क तो ले रहा हूं कि अगर जीत गया तो मैं इससे ज्यादा प्राप्त कर सकता हूं। तो आपको कॉस्ट तो पे करनी ही पड़ेगी। ऐसा कोई क्रिटिकल डिसीजन नहीं होता जिसके अंदर कॉस्ट ना हो। फ्री में कोई डिसीजन नहीं होता, वो मेहनत के रूप में हो, इन्वेस्टमेंट के रूप में हो, आपकी जान के रूप में हो, दाव तो लगाना ही पड़ता है। लेकिन आप दाव ये नहीं लगाते कि आप 5 रुपए के लिए अपनी जान का दाव लगाते हैं। इट हैज गॉट टू बी कॉस्ट इफेक्टिव। आप खतरा लेते हैं, जब आप खतरा लेते हैं तो आप ये भी सोचते हैं स्टेक्स क्या है। अगर मेरा कोई पर्सनल स्टेक नहीं है लेकिन नेशन का स्टेट है तो बड़े से बड़ा डिसीजन भी लेंगे, बड़े से बड़ा खतरा होगा तो वो भी लेंगे। तो आपके अंदर में ये है, मेक ए वेरी rational and a logical cost estimate of the decision that you are taking. उस कॉस्ट एस्टिमेट में कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं कि इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। अगर उसके परिणाम आप अफोर्ड कर सकते हैं या देश अफोर्ड कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकता है तो फिर फॉल बैक पोजीशन क्या है। तो फिर अगर ये नुकसान हो गया, उसके बाद में इसको कंपेंसेट करने के लिए मैं अगला कदम क्या लूं। तो हर क्रिटिकल डिसीजन के पीछे आपके पास में 2 डिसीजन तैयार होने चाहिए कि अगर ऐसा हुआ जैसा मैं चाहता हूं तो ठीक, नहीं हुआ, इसका उल्टा हुआ, तो ये अगला डिसीजन। अगर आपको आगे के 2 डिसीजन की क्लैरिटी नहीं है तो पहला डिसीजन लेने में 1 दिन रुक जाइए। पहले मुझे तैयारी करने दीजिए, मैं इसकी तो तैयारी कर ही रहा हूं कि मुझे इसमें कामयाब होना है। अगर 50% 40% सेटबैक हुआ तो अगला कदम ये है। आपके डिसीजंस कभी गलत नहीं होंगे, सोच समझ के, रैशनल, लॉजिकल। और एक चीज
जो बहुत जरूरी है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। अपने डाटा को हमेशा वैलिडेट करें। कभी आप गलत डाटा के ऊपर में डिसीजन मत लें, चाहे कोई भी डिसीजन। आप जीवन में कई बारी गलतियां करते हैं कि शायद ये सही डिसीजन है, मेरा पीयर ग्रुप कहता है, मेरा पीयर ग्रुप मुझे इन्फ्लुएंस करे तो इसका मतलब मेरे में कोई सोचने की शक्ति नहीं है। हाँ, मेरे पीयर ग्रुप का सजेशन मैं ले सकता हूं, लेकिन डिसीजन तो मैं, फैसला तो मैं ही करूंगा। मैं नेतृत्व तो जो करता हूं, जिम्मेदारी मैं लेता हूं। जब जिम्मेदारी मेरी है, फैसला भी मेरा होगा। इसलिए आउटसाइड इन्फ्लुएंस, फैमिली प्रेशर, स्मॉल टेम्पटेशंस, पीयर ग्रुप, दोस्त ने कहा यार पिक्चर चल तो मैंने भी निर्णय ले लिया, चलते हैं, ऐसा नहीं होता। मैं जाना चाहता हूं तो जाऊंगा, होगा जाओ, नहीं होगा तो अकेले जाऊंगा। और अगर नहीं जाना तो किसी के 1000 लोग भी कहेंगे तो नहीं करूंगा। इसलिए अपने डिसीजंस और अपने डाटा को कॉन्टेमिनेट मत करो। सो वर्क ऑन द राइट फैक्ट्स, राइट डाटा, वर्क, think very objectively, have a cost effective these things, be prepared for the consequences, prepare for the fallback action, and your decisions will be right. आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हुए, महोदय, हम सभी ने सुना है कि आप फोन्स यूज नहीं करते। ऐसे समय पर जब युवा पीढ़ी अपना सारा कोऑर्डिनेशन फोन से ही करती है, तो आप अपनी दिनचर्या बिना फोन्स के कैसे संभालते हैं? हाँ, ये पता नहीं आपको ये कहाँ से सूचना मिली है, लेकिन ये बात सही है कि मैं इंटरनेट का प्रयोग नहीं करता, फोन का भी प्रयोग नहीं करता, सिवाय कोई पारिवारिक बातें हो या कोई बहुत पर्सनल बातें हो। लेकिन थोड़ा बहुत तो करना पड़ता ही है। मुझे बहुत बाहर के देशों से इससे बात करनी पड़ती है, तो वो तो होता ही है। काम चल जाता है। और भी कई साधन होते हैं कम्युनिकेशन के, वही साधन नहीं है जो लोगों को पता है। कई ऐसे साधन भी जुटाने पड़ते हैं जो लोगों को न मालूम। थैंक यू सर। सर, कहा जाता है कि बैटल्स आर रेयरली फॉट ऑन फील्ड्स अलोन। आजकल के ग्लोबल एनवायरनमेंट में हम भारतीय अपना इमेज और अपनी मैसेज पूरी दुनिया तक कैसे पहुंचा सकते हैं, और इसमें देश का युवा हम कैसे योगदान दे सकते हैं? देखिए, नो मैसेज इज मोर पावरफुल देन योर परफॉर्मेंस। बिगेस्ट मैसेज इज साइलेंटली अचीव करें। आप कुछ इनोवेशन करें, आप कोई नया सैटेलाइट बनाएं। आजकल बहुत सारे बच्चे बना रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं। आपको अपना मैसेज पहुंचाना है तो कुछ करके पहुंचाना होगा, प्रोपेगेंडा से मैसेज नहीं जाता। आप कुछ करेंगे और आपके अंदर में अगर पेशेंस है, धैर्य है, धैर्य भी वीरता का एक बहुत बड़ा गुण है। हर वीर आदमी बहुत धैर्यवान होता है, हर कायर जल्दबाजी में होता है। धैर्यवान जो है वो अगर फैसला करता है तो उस पर टिकता है। आप एक लगन से कोई चीज लीजिए जिससे भारत का नाम ऊंचा हो, उस काम को करने की कोशिश कीजिए। आप लोगों में से 5 आदमी नोबेल प्राइज ले, 10 आदमी आप लोगों में से कोशिश करें दुनिया के अंदर में सर्जरी के क्षेत्र में, कैंसर के फील्ड में, किसी फील्ड में, मेडिकल फील्ड के अंदर में एक बहुत आगे नाम कमाने का। कोई बहुत बड़े इंजीनियर बने, कोई नई खोज करे, बहुत बड़े बिजनेसमैन बने, बड़ा भारी मल्टीनेशनल क्रिएट करें। ये सब चीजें आप करें, भारत का नाम हो जाए। और फोर्ब्स के अंदर में अगर आता है कि भारत के अंदर में इतने सारे लोग रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैं, उनकी संख्या 10 गुनी हो जाए तो भारत का नाम हो ही जाएगा। तो आपको किए बिना कुछ नहीं होता। ये कहते हैं वो मरने के बिना स्वर्ग नहीं दिखता, स्वर्ग देखना है तो मरना ही पड़ेगा। तो अपने को खटाना ही पड़ेगा। देश का नाम ऊंचा करना है तो कर्म करिए। पब्लिसिटी के बारे में छोड़ जाइए, अपने आप आ जाएगी जब वक्त आएगा, और नहीं भी आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया आपको जाने या न जाने, आपको पहचाने न पहचाने। आपको मालूम है कितने लोगों ने कुर्बानियां दी इस देश के लिए जिनका नाम कोई नहीं जानता, जिसके बारे में किसी को पता नहीं है। देखिए 11वीं शताब्दी से लेके कोई एक दिन ऐसा नहीं था जहां कोई ना कोई अपनी कुर्बानी नहीं दे रहा था। भूल गए लोग। गांव की छोटी कहानियां थी, कस्बों की कहानियां थी, लोगों की कहानियां थी। उन्होंने अपने धर्म के लिए, अपनी आस्था के लिए अपनी अपनी कुर्बानियां दी। उनका जीवन तो सार्थक हो गया, पब्लिसिटी हो या न हो। आप यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर वे ऑफ लाइफ। आपका जीवन सार्थक होना है तो आप ये सोचे आप वो कर गुजर के जाएंगे जो आप करने की, जिसमें आपकी, जो आप में क्षमता थी, जितनी आप में ईश्वर ने योग्यता दी थी, जो अवसर दिए थे, आप नहीं चूके अपने देश का नाम बढ़ाने के लिए। अगर आप अपनी छोटे से छोटा काम कर रहे हैं, कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन कोई, आप स्कूल में टीचर है, आप पूरी लगन और श्रद्धा के साथ उसको पढ़ाइए, देश का नाम ऊंचा हो जाएगा। उन स्टूडेंट्स को क्रिएट करिए। आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, कोई भी है, जो भी काम कर रहे हैं परफेक्शन के साथ करें, द नेशन विल ग्रेट। मैं आपको कहानियां नहीं सुनाना चाहता, लेकिन एक बार एक जहाज के अंदर में जापान से लेके एक जहाज चला मेरे ख्याल से वेस्ट कोस्ट की तरफ, अमेरिका में की तरफ जा रहा था। तो एक कोई था जिसने खाना खा रहे थे, तो गालियां दे कि उसको खाना नहीं दिया था। तो उन्होंने कहा कि मुझको खाना क्यों नहीं दिया? उसने कहा आपका जो टिकट था उसमें खाना नहीं था। तो वो गाली देने लगा कि जापान ऐसा है, जापान के देश ऐसा है। तो उसके पीछे एक जापानी बैठा हुआ था, उसने कुछ नहीं कहा, उसने लाकर अपनी थाली उसके सामने और उसने खाना खा लिया। वो बैठा रहा। तो एक ब्रिटिश था, उसने उससे फिर पूछा, उसने कहा शायद इस आदमी को पता नहीं था कि इसका टिकट या इसका पैसा जो था, जिसमें भोजन भी शामिल था, वो कुछ अधिक था। लेकिन मैं इस खाने को नहीं खा सका क्योंकि वो मेरे देश के लिए ऐसा कह रहा था। मेरे गले से वो नहीं निकला क्योंकि मैं इसको सुन नहीं सकता। वो आपके दिलों में होता है। आपको सिर्फ थाली उठा के दूसरे को देनी पड़ती है, अपना हाथ मार के दूसरे को देना पड़ता है देश के लिए। आपके अंदर वो भावना होनी चाहिए। हर एक आदमी ये कहे कि माउंट एवरेस्ट पे तिरंगा लगा के आऊंगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। हर काम जहां भी हो, आप स्टूडेंट हैं तो लगन से पढ़िए। 4 घंटे आप अपने लिए पढ़ते हैं तो 1 घंटा इस लगन से भी पढ़िए, मुझे देश के लिए करना है, मुझे कल कुछ बनना, मुझे अपने आप को बनाना है, देश को आगे बढ़ाना है। इसके लिए मैं अपने समर्पित होकर पढ़ूं।